मैं राजीव। दोस्तों, संसद में आज नरेंद्र मोदी ने फिर एक लंबा भाषण दिया और उस भाषण में नरेंद्र मोदी की हताशा और विपक्ष के आगे लाचारी दोनों नजर आई। आप जानते हैं कि कल राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने एआई, प्रोडक्शन डेटा, कंजम्पशन डेटा, रोबोटिक्स, बैटरी, इन सब का जिक्र करते हुए बताया था कि किस तरह चीन और अमेरिका इन मामलों में हमसे आगे है और सरकार को ऐसे में क्या करना चाहिए, इसके सुझाव राहुल गांधी ने दिए थे। साथ ही संविधान, चीन की घुसपैठ और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दों को भी राहुल गांधी ने उठाया था। जब राहुल भाषण दे रहे थे तब नरेंद्र मोदी सदन में ही मौजूद थे, यानी राहुल के भाषण को नरेंद्र मोदी ने भी सुना था। कायदे से तो मोदी को आज अपने भाषण में राहुल की उठाई गई बातों पर तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन मोदी आज भी अपने पुराने अंदाज में दिखे, जिसमें लफाजी के जरिए उन्होंने मूल मुद्दे से ध्यान भटकाकर फिर से कांग्रेस को निशाने पर लेने का काम किया। मोदी पूरे भाषण में राहुल गांधी के पिछले दिनों दिए गए भाषणों और बयानों के जवाब देने की कोशिश करते हुए ही दिखे। इधर मोदी से पहले आज अखिलेश यादव ने भी संसद में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी की जमकर खिंचाई की। वहीं महाकुंभ की भगदड़ को सांसद हेमा मालिनी ने मामूली घटना बताकर फिर से बीजेपी को फंसाने का काम कर दिया है। यानी कुल मिलाकर आज बीजेपी संसद में फंसी हुई दिखी और मोदी इसमें सबसे ज्यादा उलझे हुए नजर आए। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर भी निम्न स्तरीय हमला किया। आप जानते हैं, हमेशा नरेंद्र मोदी अपने भाषण में गांधी परिवार को घसीटने की कोशिश करते ही रहते हैं और आज भी उन्होंने किया। मोदी ने कहा कि आज किसी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब परिवार के 3 सदस्य संसद में नहीं है, यानी आदिवासी परिवार से कोई भी 3 सदस्य संसद में नहीं है। यानी मोदी ने गांधी परिवार के 3 सांसदों के होने पर भी निशाना साधा। आप जानते हैं कि सोनिया गांधी राज्यसभा में हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में हैं, जबकि इन 3 में से 2 यानी राहुल और प्रियंका को तो सीधे जनता ने निर्वाचित किया है और राहुल तो 2 जगह से जीत के आए थे, जिसमें से एक वायनाड उन्होंने छोड़ा और उसके बाद प्रियंका गांधी वहां से जीत के आई हैं। लेकिन मोदी पर गांधी परिवार का खौफ इतना है कि वो अब जनता के फैसलों पर भी सवाल उठा रहे हैं। मोदी ने बजट पर राहुल गांधी के ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया दी है। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने बजट के बाद जो ट्वीट किया था उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और राहुल गांधी ने उसमें क्या लिखा था? राहुल गांधी ने लिखा था कि इसे गोली के घाव के लिए बैंडेड जैसा उन्होंने बताया था कि एक गोली से जो घाव हो जाए, जो गोली लगती है और जो आपके शरीर पर जो घाव है, उस घाव को ढकने के लिए बैंडेड जैसा ही काम कर रहा है ये बजट। मोदी ने कहा है आज कि 2014 से पहले बम के ऐसे गोले फेंके गए, ऐसी गोलियां चलाई गईं कि देशवासियों के सीने को छलनी छलनी कर दिया। हमने इसको बदलने की कोशिश की। आज हमने 12 लाख रुपए पर टैक्स से मुक्ति दे दी। बीच के कालखंड में भी हमने किया। घाव भरते भरते बैंडेज बाकी था तो भी हटा दिया, उसको भी हटा दिया। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी के उस ट्वीट पर नरेंद्र मोदी की आज जो प्रतिक्रिया है और यही जो कह रहे हैं कि बैंडेज हमने हटा दिया है। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी की जुबानी आज भाषण दे रहे थे और क्या इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। और यह भाषण क्या था? यह भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे। सुनिए। बीते 10 साल में इनकम टैक्स को कम करके भी हमने मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरते भरते आगे बढ़े। 2 लाख करोड़ रुपया 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से
इनकम टैक्स से मुक्ति, और हमने बीच के कालखंड में भी 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए, और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन, घाव भरते गए और आप बैंडेज पट्टी जो है वो भी कर लिया। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण को राहुल गांधी ने जब बाहर बोरिंग कहा था, याद कीजिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आपस में बात कर रहे थे और राहुल गांधी ने कहा था कि बहुत बोरिंग भाषण था, तो उस पर नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कुछ लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते हैं, उनको संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। मोदी ने आज संसद के भीतर अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल भी किया, जो बार बार वो करते आए हैं। जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी की जुबानी एक और बात सुनिए। और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, समझ गए होंगे आप इंडियन अर्बन नक्सल और इंडियन स्टेट कहां से आया। ये आपको याद होगा कि मोहन भागवत के बयान के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोगों से कहा था कि हमें बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं बल्कि उस इंडियन स्टेट से भी लड़ना है जिसे पूरी तरह से आरएसएस ने कब्जे में कर लिया है, बीजेपी ने कब्जे में कर लिया है। राहुल गांधी के इसी इंडियन स्टेट वाले बयान का जवाब भी आज नरेंद्र मोदी ने दिया, और जो भी आप सुन रहे थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाने और विकास की वही घिसी पिटी बातें कही जो वो 10 सालों से करते आ रहे हैं। हाँ, एक खास बात यह रही, शायद आपने अगर उनके भाषण को सुना हो तो जरूर गौर फरमाइए कि मोदी ने आज ये स्वीकार कर लिया कि सरदार पटेल बीजेपी और आरएसएस के नहीं थे, जबकि अब तक सरदार पटेल पर मोदी दबे छिपे तरीके से अपना दावा ठोकते आ रहे थे। मोदी को यह स्टैंड क्यों बदलना पड़ा, यह भी विचार करने योग्य है, विचार का विषय है। इधर हेमा मालिनी की बात पे आ जाते हैं दोस्तों। मोदी की बात तो बहुत सुन ली है, भाषण आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण, और वही भाषण शायद आप सुनना पसंद न करें। हेमा मालिनी की एक बात जरूर यहां रखना चाहूंगा। हेमा मालिनी के कुंभ पर दिए हुए बयान से कैसे बीजेपी फंस गई है वो जरा आपको सुनाता हूं। पहले उनकी सीधी बात सुन लीजिए, हेमा मालिनी कह क्या रही हैं। महाकुंभ में जो कुछ हुआ है उसको लेकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आज अखिलेश यादव ने, फिर उसके अलावा राहुल गांधी ने और तमाम नेता कह रहे हैं कि भैया संख्या तो बताओ, कितने लोग मरे, कितने मृतक हैं, आप बता दीजिए। नहीं बता रहे हैं। हेमा मालिनी क्या कह रही हैं, सुनिए। हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पार्ट, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम, मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जाए। तो सुन रहे थे आप, यहां ज्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है। हेमा मालिनी कह रही हैं मरे हैं, ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन कितना हुआ है ये मुझे नहीं पता, ज्यादा यानी बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। हेमा मालिनी के हिसाब से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। आज संसद में अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि अगर हम गलत हैं, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, तो आप सही आंकड़े दे दीजिए। कल यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी। आइए जरा अखिलेश यादव को सुनते हैं
कि क्या आज कह रहे थे। आज अखिलेश यादव ने भी भाषण दिया संसद में और धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात, अपनी पार्टी की बात रखते हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या कह रहे थे और खासकर उनका राज्य, उन्हीं के राज्य में महाकुंभ और महाकुंभ की घटना को लेकर सब अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हजारों लोगों की जो मौत हुई है उनको हमारे तरफ से श्रद्धांजलि, इस पर भी बीजेपी भड़क गई थी। वहां तक आएंगे, पहले अखिलेश यादव को सुनिए। समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को आपने तो यहां सीधा सीधा साफ साफ अखिलेश यादव ने कह दिया कि मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं, इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उधर आंकड़ों को लेकर और महाकुंभ में कितने लोगों की मौत हुई है, इन आंकड़ों को लेकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी थी। जब उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात की शुरुआत की, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां भी अपनी बात रखी थी। जरा उनकी बात सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, सुन लीजिए। उसी राज्यसभा में जया बच्चन ने भी अपनी यही मांग की थी कि आंकड़े बताइए, लेकिन बीजेपी सरकार, बीजेपी की जो है डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में अभी तक सही आंकड़े नहीं बता रही है और जो आंकड़े बता रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे कर रही है। यह खबर भी आ रही है, खासकर पत्रकारों की बात कर रहा हूं। लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। सर, ठीक है, मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। तो सुन रहे थे आप, कम से कम वही इंफॉर्मेशन तो दे दो कि कितने लोग मरे। आप आपत्ति जता रहे हैं कि आप हजारों मत बोलिए, तो कितने बोलें, बता दीजिए। सरकार के पास आंकड़ा तो होना चाहिए था। यही मांग जया बच्चन ने भी की थी। लेकिन बीजेपी क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना पर सच छिपा रही है, यह सोचने वाली बात है। खैर, कल मोदी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने वाले हैं और उनकी टाइमिंग भी गजब की है दोस्तों। इधर दिल्ली में वोटिंग होगी और उधर महाकुंभ में मोदी जी पुण्य कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या पुण्य के साथ साथ बीजेपी वोट कमा पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। तो आइए दोस्तों, आज बीजेपी के हिसाब किताब पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों घाटे में दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। पुण्य तो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या दिल्ली उनके हाथ में आने वाला है, दिल्ली का चुनाव। और राहुल के भाषण से कैसे नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, राहुल के भाषण ने कैसे नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। आज नरेंद्र मोदी के भाषण में राहुल की छाप, राहुल की झलक साफ साफ दिखी। उनके इंडियन स्टेट वाला भाषण उन्होंने कब दिया था? उन्होंने वंचित समाज दशा और दिशा में उन्होंने इंडियन स्टेट का भाषण दिया था, जिस पर बवाल काटा गया था। उन्होंने कल भाषण दिया राहुल गांधी ने, जिन बातों को रखा उन बातों पे भी तो प्रतिक्रियाएं। राहुल गांधी ने भगदड़ जो कुंभ में मची, माफी चाहूंगा उस पे भी, और उसके बाद जो बजट के बाद जो प्रतिक्रिया, जिस पर उन्होंने ट्वीट किया कि गोली का घाव और उस घाव को आप मरहम से, आप बैंडेज से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी प्रतिक्रिया। आखिर राहुल की छाप इतनी क्यों है नरेंद्र मोदी के ऊपर? क्या डर रहे हैं नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से? ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। आइए जरा हमारे तमाम साथियों के बीच ले चलते हैं।